मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर वेल। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। कल हम इसी को पढ़ रहे थे, आगे हम इसी को आज कंटिन्यू करते हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। टुडे आई विल स्टार्ट विद रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकनॉमी। जो वर्ल्ड की इकनॉमी जो युद्ध के बाद जो कंडीशन होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि युद्ध के बाद क्या क्या हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो आपके जस्ट जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके 2 दशकों बाद में दोबारा से शुरू हुआ, और ये भी जो है लड़ा गया एक्सिस पावर्स और एलीज पावर्स, जिसमें से एक्सिस पावर्स मेनली नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली थे, और एलीज ग्रुप में जो है वो ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन एंड द यूएस। तो ये 2 गुट बने हुए थे। इट वॉज अ वॉर वेज फॉर 6 years ऑन मैनी फ्रंट्स इन मैनी प्लेसेस, ओवर लैंड, ऑन सी, इन द एयर। ये भी लगभग आपके 6 साल लगे इस युद्ध में भी, और बहुत जगहों पे हुआ, चाहे समुद्री रास्तों से, चाहे एयर या लैंड, सभी जगहों पे ये युद्ध हुआ। दोबारा से वापस से अलग अलग डेथ और डिस्ट्रक्शन जो है बड़ी मात्रा में हुआ, लोगों की मौत हुई, युद्ध में लोग मारे गए। एटलीस्ट जो आपके 60 मिलियन पीपल जो है वो अबाउट 3% ऑफ वर्ल्ड्स 1939 पॉपुलेशन जो है वो बिलीव की जाती है कि वो युद्ध में मारे गए, किल किए गए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर, चाहे वो किसी भी रूप में हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो युद्ध में मारे गए थे। इस युद्ध की वजह से मिलियंस मोर व इंजर्ड, मिलियंस से भी ज़्यादा जो है लोग इंजर्ड, घायल हुए थे। अनलाइक इन अर्लियर वॉर्स, मोस्ट ऑफ दीज डेथ्स टुक प्लेस आउटसाइड द बैटलफील्ड्स। बहुत सारी जो है इसमें से हमने पहले देखा था, लेकिन इसमें से जो है मोस्ट जो डेथ हुई थी मोस्टली वो आपके आउटसाइड जो बैटलफील्ड से अलग जो थी वहाँ पे हुई। मैनी मोर सिविलियंस दैन सोल्जर्स डाइड फ्रॉम वॉर रिलेटेड कॉजेज, क्योंकि युद्ध से रिलेटेड जो उनके कारण थे उससे वो लोग, बहुत सारे लोग जो थे सिविलियंस, वो मारे गए थे। और जो वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप और एशिया वो डिवास्टेटेड हुए, और सेवरल सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड, और टुकड़े हुए उनके जो है अलग अलग तरीके से उनको ख़त्म कर दिया गया था। एरियल जो बम्बार्डमेंट हुए उस वजह से, क्योंकि बम ब्लास्ट वगैरह जो हुए वहाँ पे अटैक किए गए थे एयर के थ्रू, उसकी वजह से वो नुकसान हुआ। जो ये वॉर हुआ उससे बहुत सारे कारण हुए आपके, उसकी मात्रा में जो इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन और सोशल डिस्ट्रप्शन हुआ, समाज में बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दी गई थी, और जो नुकसान पहुंचाया गया था इन सब चीज़ों को, और रिकंस्ट्रक्शन प्रॉमिस्ड टू बी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट। और दोबारा से इन सब चीज़ जैसे बम वगैरह गिराएंगे, बम ब्लास्टिंग वगैरह से जो भी आपके नुकसान हुआ बिल्डिंग्स वगैरह, तो उनको रिकंस्ट्रक्ट करना हर चीज़ों में जो है मुश्किल था, और उसमें बहुत लंबा रास्ता है जिसमें इन सब चीज़ों को कवर करना था। तो ये है कि युद्ध जो है आपके लिए एक बहुत ही नुकसानदायक स्थिति में लेकर के आपको आता है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 2 क्रूशियल जो इन्फ्लुएंसेस है, जो प्रभाव पड़ा पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, यानी युद्ध के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ उसमें 2 स्थितियां जो हैं वो आती हैं, इम्पॉर्टेंट थी। उसमें से फर्स्ट जो थी वो थी कि यूएस जो है एक बड़ी शक्ति के रूप में उसका इमरजेंस होता है, और वो डोमिनेंट बनता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर के रूप में वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो अमेरिका की कंडीशन जो है अच्छी होने लगती है हर एक फील्ड में, चाहे वो मिलिट्री लो या इकोनॉमिक पॉलिटिकल फील्ड में, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में। सेकंड था उसमें से डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन। इट हैड मेड huge sacrifices to defeat Nazi Germany and transform itself from a backward agricultural country into a world power. ये जो था उसने बहुत सेक्रीफाइस करा बड़े पैमाने पे नाजी जर्मनी को जो है हराने के लिए, ठीक है, और खुद को जो है बदला इसने अपने आप को
कहाँ से, एक बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री से एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभर करके आया ड्यूरिंग द वेरी ईयर्स व्हेन द, जो कि पुराने समय की बात जैसे करें तो पिछले जो दशकों में पिछले जो बहुत साल थे उसमें जब वो स्थिति थी कि जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था उस समय वो जो है ट्रैप था ग्रेट डिप्रेशन में, जबकि पहले इसकी स्थिति ऐसी नहीं थी। यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज वो जो है इस युद्ध के बाद जो है इसकी कंडीशन जो है एक डोमिनेंट सोवियत यूनियन के रूप में होने लगी। तो ये हमने कंडीशंस पढ़ी कि कैसे ये दो स्टेट्स जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आपके पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स जो हुआ और ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जो हुए उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों इनको जो है दो जो संस्थाएं हैं IMF और वर्ल्ड बैंक को जो ट्विन्स कहा जाता है और उनका क्या पर्पस था इसको जो इस्टेब्लिश करने के लिए। तो फर्स्ट जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो दो मेन रीजंस बताते हैं इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस जो वो होते हैं उनके, वो शेयर करते हैं। फर्स्ट उन्होंने बताया कि एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कि बेस्ड होती है वो मास प्रोडक्शन पे, वो कभी भी सस्टेन नहीं कर सकती जब तक कि आपके मास कंजम्पशन ना हो। यानी आप प्रोडक्शन कर ले सोसाइटी में कितने ही बड़े पैमाने पे, लेकिन जब तक उसको कंज्यूम करने वाले लोग नहीं होंगे, तो मास कंजम्पशन जब तक उसका नहीं होगा, तो चाहे सोसाइटी कितनी ही इंडस्ट्री सेटअप कर दे, मास प्रोडक्शन कर दे, तो वो सस्टेन नहीं कर सकती है। और इस पर्पस के लिए बट टू एंश्योर मास कंजम्पशन देयर वाज अ नीड फॉर हाई एंड स्टेबल जो है इनकम्स चाहिए होगी। यानी मास अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मास कंजम्पशन होने के लिए इनकम की ज़रूरत पड़ती है। यानी इनकम्स कुड नॉट बी स्टेबल इफ़ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल। जब तक आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी नहीं हो तब तक आपके लिए जो है इनकम्स वो भी स्टेबल नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबल इनकम्स ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए इसकी ज़रूरत होती है। बट मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। और मार्केट्स केवल जो है अलोन जो है वो अकेले मार्केट आपको फुल गारंटी नहीं देते हैं एम्प्लॉयमेंट की। और उसके अलावा अगर हम देखें गवर्नमेंट को जो है इस तरीके से स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि ये मिनिमाइज कर दे इस फ्लक्चुएशन को जो प्राइसेस होती है उसको। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे फ्लक्चुएशन जो होती है प्राइस मार्केट में उसको मिनिमाइज कर सकती है गवर्नमेंट, और आउटपुट जो है और एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ाना, वो सब सारा काम जो है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या स्थिरता जो है, आर्थिक स्थिरता या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो इंश्योर तभी हो सकती है जब गवर्नमेंट जो है वो उसमें अपना हस्तक्षेप या इंटरवेंशन करेगी तब। सेकेंड लेसन जो है वो रिलेटेड है आपके कंट्री के इनकम से, जो कि लिंक करता है आपके आउटसाइड वर्ल्ड से, आपको लिंक करता है। ठीक है। The goal of full employment could only be achieved if governments had power to control flows of goods and capital and labor। ये जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों को तभी मिल सकता है, ये तभी फुलफिल हो सकता है ये उनके तब जबकि वो अचीव करेगी तब जब गवर्नमेंट जो है आपको उसके पास कंट्रोल करने के लिए ये जो फ्लो ऑफ गुड्स जो कि आपके व्यापार में होता है, वो कैपिटल और लेबर का जो फ्लो है, एक्सचेंज वगैरह, वो किस तरीके से हो। ब्रीफली अगर हम कहें तो मेन एम ऑफ द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, जो मेन एम होता है, मेन उद्देश्य है पोस्ट वॉर जो युद्ध के बाद की जो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वॉज टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी हम अगर कहें कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जो है युद्ध के बाद या पोस्ट वॉर इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो आर्थिक स्थिति या सिस्टम जो बनाना था युद्ध के बाद, उस स्थिति को जो है हम सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। उसका मेन एम यही था कि आप प्रिजर्व कर सकते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और फुल एम्प्लॉयमेंट देंगे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, तभी आप ये सब कंडीशन जो है सिस्टम जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं अच्छे तरीके से, इन दो चीज़ों को लेकर के, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट।
Its framework was agreed upon at the United Nations Monetary and Financial Conference. ये जो एग्रीमेंट था इसके लिए, ये कंडीशन स्टेबिलिटी लाने के लिए इकोनॉमिकल फील्ड में, उसके लिए यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी जो फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि कहाँ होती है, वहाँ अमेरिका में, ठीक है, वो भी जुलाई 1944 एट ब्रिटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर यूएसए, ठीक है। तो ये अमेरिका में ब्रिटन वुड्स नाम की जगह पे जो है वहाँ पे होती है कॉन्फ्रेंस। और द ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी आईएमएफ जो है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना होती है, एस्टैब्लिशमेंट होता है इसका। किस पर्पज से? टू डील विथ एक्सटर्नल सरप्लस जो है उसके लिए, और एंड डेफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशंस, जिस जहाँ पे भी कमी होती है उन लोगों में ये डील करने के लिए। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज द वर्ल्ड बैंक, जो ये इंटरनेशनल बैंक होती है जो रिकंस्ट्रक्ट करती है और डेवलपमेंट करती है, पॉपुलरली जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। और was set up to finance post war reconstruction, इसकी स्थापना इसी उद्देश्य से की गई। इंटरनेशनल बैंक जो कि रिकंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं या डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो सेटअप की गई थी। फाइनेंस करती है वो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, यानी युद्ध के बाद जो भी इनको कंस्ट्रक्शन करना है, जो भी व्यवस्थाएं करनी है इकोनॉमिकल, ये इनको जो हेल्प करती हैं। तो ये दोनों संस्थाएं इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके लिए आपके ये क्वेश्चन बनता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आइदर फॉर द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ or the purpose to establish them, or either the question arises here that the जो दो ट्विंस हैं या ब्रिटेन वुड ट्विंस क्या कौन से हैं, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, यू हैव टू राइट डाउन इन योर आंसर कि ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कौन कौन से हैं। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो वेरी शॉर्ट आंसर्स आते हैं उसमें आपको लिखना होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि IMF and the World Bank are referred to as the Bretton Woods institutions और sometimes the Bretton Woods twins, जो कि मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो ये दोनों ही संस्थाएं जो हैं अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। ये जो पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी युद्ध के बाद जो भी स्थिति है, आर्थिक व्यवस्था बनाना नई तरीके से, वो सब जो है वो भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के रूप में। उसको हम एक्सप्लेन या उसको उदाहरण हम दे सकते हैं, नाम हम उसको दे सकते हैं, उसको इसी तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ब्रिटेन वुड्स सिस्टम या पोस्ट वॉर इंटरनेशनल सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम को हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, या उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के रूप में। क्लियर यहाँ तक बेटा? उसके बाद आएगा द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक कमेंस फाइनेंशियल ऑपरेशंस इन 1947 में। दोनों ने ही कमेंस करे, फाइनेंशियल ऑपरेशंस किए 1947 में। Decision making in these institutions is controlled by the Western industrial powers। जो भी डिसीजंस लेने होते हैं इन इंस्टीट्यूशंस को, वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? वेस्टर्न जो इंडस्ट्रियल पावर्स थी उनके द्वारा कंट्रोल होते थे। क्लियर? नेक्स्ट द यूएस हैज़ एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो ओवर की आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस। इनमें जो है आपको वीटो पावर जो थी वो आपके अमेरिका को थी, यानी इफेक्टिव अधिकार जो था, सिर्फ वीटो का अधिकार इसको अमेरिका को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो था वो ऐसा सिस्टम था जो कि आपकी नेशनल करेंसीज जो है उनको जो है लिंक करता है और मॉनेटरी सिस्टम को भी लिंक करता है आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो था उसमें कुछ फिक्स कर दिया गया था, उसी पे ही बेस्ड था ये सिस्टम, जिसमें कुछ फिक्स्ड एक्सचेंज जो है रेट्स हैं वो फिक्स्ड होंगी, ठीक है। इसके आधार पे ही वो सारा
होगा आपके आपके इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है स्थित कर दी, जो एक्सचेंज रेट्स है वो फिक्स होंगी. इन दिस सिस्टम national currencies, for example the Indian rupee, were pegged to the dollar at a fixed exchange rate. यानी उसको जो है फिक्स कर दिया गया था. हमारे जैसे नेशनल करेंसी हमारे रुपीज़ है, तो वो डॉलर्स के रूप में जो है इंडियन रुपी और उसको डॉलर को जो है फिक्स जो है कर दिया गया था. एक्सचेंज जो रेट्स हैं उसके हिसाब से जो है हमारे को बहुत नुकसान भी हुआ. द डॉलर इटसेल्फ वाज एंकर्ड टू गोल्ड एट अ फिक्स प्राइस. $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड के हिसाब से जो उसको फिक्स कर दिया गया, तो वो सिक्योर्ड हो चुका था. डॉलर भी इस समय जो है वो फिक्स प्राइस पे उनको निर्धारित कर दिया गया था. यानी ये ब्रिटेन वो सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसमें जो आप एक्सचेंज करेंगे व्यापार में, इकोनॉमिक सिस्टम था एक तरीके सा, जिसमें आपके फिक्स जो है कर दिए गए थे और एक्सचेंज रेट्स थी उसमें, और उसमें हम लोग अभी भी पीछे ही थे. तो अमेरिका हर तरीके से जो है उसका फ़ायदा उठा रहा था. और इस तरीके से जो है पोस्ट वॉर जो सेटलमेंट्स थे और जो ये ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस जो आए, आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक जो है, जिनकी स्थापना की गई थी, वो इस तरीके से की गई थी ताकि जो रिकंस्ट्रक्शन है, वो स्टेबिलिटी जो बनानी है, वो सभी जगह पे इनका ध्यान रखे और वो उनको जो है सिक्योर कर सके सब लोग अपनी प्लेस, और उनको हेल्प करने के लिए सभी को. ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन जो था वो मेन जो है एम था, जिसमें आपके इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट जो है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में स्टेबल बनाना था. तो ये कंडीशंस हमने आज पढ़ी कि कैसे रिबिल्डिंग होता है एक वर्ल्ड इकोनॉमी का पोस्ट वॉर एरा के रूप में. ठीक है, तो ये जो पीरियड था हमारे पोस्ट वॉर के बाद यानी युद्ध के बाद की जो स्थिति थी, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन हुआ, रिबिल्डिंग हुई और किसका वर्ल्ड इकोनॉमी जो है एक नए रूप में स्टार्ट करनी थी. तो सभी ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कंट्रीज़ जो है इनके अंडर में रह के सब चीज़ें जो हैं आगे बढ़ती हैं और रिकंस्ट्रक्शन होता है. कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग जो थी इन पोस्ट वॉर ईयर्स की, उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कैसे इंक्रीजमेंट होता है आपके ये इनकम्स वगैरह, और जो फ्लक्चुएशंस जो थे उनको कैसे स्टेबल बनाया, और उसके बारे में हम कल इसमें पढ़ेंगे. इसके नोट्स आप लोग बना लीजिएगा यहाँ तक के, फिर कल जो है हम अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे.